Hello students, I am Nikki Sindhu again before you to continue our Ancient India History series. तो अब तक हमने हमारी Ancient India History की सीरीज में स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोस्ट वैदिक एज, मतलब वैदिक एज के बाद या वैदिक सभ्यता के बाद कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज थी जिनका उदय हुआ, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे भारत में सबसे बड़े साम्राज्य का उदय हुआ। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोस्ट वैदिक एज। तो देखिए, वैदिक एज का टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बताया था 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। तो 600 बीसी से लेके 324 बीसी तक पोस्ट वैदिक एज, यानी कि उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसमें हम लोग जो भी वैदिक एज के बाद महाजनपदास आए या जो भी छोटी छोटी डायनेस्टीज आए उस सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, पोस्ट वैदिक एज में क्या होता है, महाजनपदास या जनपद जिसको हम बोलते हैं, इनका राइज होता है या इनका उदय होता है। हमारे भारत में पोस्ट वैदिक एज में 16 महाजनपदों का उदय होता है। तो सबसे पहले हम महाजनपदास को ही पढ़ेंगे। तो देखिए, महा का मतलब क्या होता है, बड़ा, बिग, और जनपद, जनपद मीन्स पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ लेटर वैदिक एज। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था लेटर वैदिक एज का वो कैसे डेवलप हुआ था। हमने आपको बताया था फैमिली होती है जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट होती है, उसके बाद ग्राम होते हैं जिसको हम गांव बोलते हैं, उसके बाद विस्त, विस्त मतलब बहुत सारे गांव मिलकर विस्त बनाएंगे, बहुत सारे विस्त मिलकर जन बनाएंगे, और बहुत सारे जन मिलकर जनपद बनाएंगे। तो जो जनपद था वो एक पॉलिटिकल एंटिटी थी लेटर वैदिक एज में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अब जो जनपद थे, जब उनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब बड़े जनपद हो गए, तो उनको हमने नाम दे दिया महाजनपद। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, 16 महाजनपदास थे इंडिया में उस टाइम पे। उनमें से जो 15 महाजनपदास थे, 16 में से 15 महाजनपदास विंध्याज के नॉर्थ में थे। तो आगे देखते हैं, जो इन महाजनपदास हैं, इन महाजनपदास की जो इंफॉर्मेशन है, इनकी जानकारी है, वो हमें कहां से मिलती है, वो हमें मिलती है अंगुत्र निकाय। अंगुत्र निकाय क्या है, एक बुद्धिस्ट किताब है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, और एक भागवती सुता। भागवती सुता क्या है, जैन लिटरेचर है। तो जो महाजनपदास है उनकी जानकारी हमें अंगुत्र निकाय और भागवती सुता से मिलती है। तो हम देखते हैं जो महाजनपदास थे वो दो टाइप्स के थे। दो टाइप्स मतलब कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी जो होती है, एनी पॉलिटिकल एंटिटी, दो तरीके की होती है। मोनार्किकल मतलब राजतांत्रिक, और रिपब्लिक मतलब गणतांत्रिक। राजतंत्र में क्या होता है, राजा रूल करता है, और गणतंत्र में क्या होता है, लोगों की सरकार होती है, मतलब जो राजा होता है वो लोगों द्वारा चुना हुआ होता है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, जो डायनेस्टिक सक्सेशन चलता है, मतलब उत्तराधिकार, एक राजा है उसका पुत्र ही राजा बनेगा, इसको हम बोलते हैं राजतांत्रिक सरकार। और जो रिपब्लिक होता है उसमें लोगों द्वारा अपना राजा चुना जाता है। तो अगर हम महाजनपदास में देखें तो हमें दो तरीके के महाजनपदास देखने को मिलते हैं। पहले है मोनार्किकल, देखिए मोनार्किकल मतलब राजतांत्रिक। तो इसमें से हमारे कौन से आएंगे, अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, शूरसेन, मत्स्य, अवंती,
गांधार। ठीक है, ये है हमारे राजतांत्रिक महाजनपदास। और अगर हम रिपब्लिकन महाजनपदास देखेंगे तो रिपब्लिकन महाजनपदास कौन से हैं? वज्जी, मल्ल, कुरु, पांचाल, कंबोज, सूरसेन और असमक। अगर हम देखते हैं तो देखिए जो राजतांत्रिक महाजनपदास है वो ज्यादा हैं, राजतांत्रिक महाजनपदास ज्यादा है एज कंपेयर टू गणतांत्रिक। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जो महाजनपदास हैं उनकी कैपिटल्स को भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में महाजनपदास की कैपिटल्स डायरेक्टली पूछी गई हैं, जो भी उनकी राजधानी है वो डायरेक्टली पूछी गई है। देखिए सबसे पहले अगर हम अंग की कैपिटल देखेंगे तो अंग की कैपिटल क्या है? चंपा। अंग की कैपिटल क्या है? चंपा। दूसरा है मगध। मगध की कैपिटल क्या है? राजगिर या राजगृह। तो देखिए जो मगध की कैपिटल है वो अभी 2022 CHSL में पूछी गई है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि जो महाजनपद है और जो उनकी राजधानी है उनको लर्न करना कितना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो जो तीसरा महाजनपद है वो है काशी। काशी की कैपिटल है वाराणसी। चौथा है कौशल। कौशल की कैपिटल है श्रावस्ती। पांचवा है चेदी। चेदीज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ओडिशा में। हमें चेदी डायनेस्टी देखने को मिलती है ओडिशा में। ठीक है, तो चेदीज की कैपिटल क्या है? सुक्तिमती। दूसरा है मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल क्या है? विराटनगर। मत्स्य कहाँ पे है? राजस्थान वाले एरिया में। हम आगे मैप में देखेंगे कि कौन सा महाजनपद किस एरिया में लाए करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वत्स। वत्स की कैपिटल है कौसाम्बी। वत्स की कैपिटल क्या है? कौसाम्बी। नेक्स्ट है अवंती। अवंती की कैपिटल क्या है? उज्जैन। देखिए एक बार दोबारा देखिए, अंग की कैपिटल क्या है? चंपा। मगध। मगध की कैपिटल क्या है? राजगीर। काशी। काशी की कैपिटल है वाराणसी। कौशल श्रावस्ती। चेदी की कैपिटल सुक्तिमती। मत्स्य की कैपिटल विराटनगर। वत्स की कैपिटल कौसाम्बी और अवंती की कैपिटल उज्जैन। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं गांधार। गांधार। गांधार की कैपिटल क्या है? तक्षशिला। मल्ला। मल्ल की कैपिटल क्या है? कुशीनगर या पावा। ये कुशीनगर पावा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, उसमें आपको ये साइट मिलेगी। तब मैं आपको बताऊंगी कि ये साइट इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके बाद जो नेक्स्ट महाजनपदा है वो है वज्जी। वज्जी की कैपिटल है वैशाली। अब वज्जी की कैपिटल भी पूछी गई है कब? 2023 CHSL के एग्जाम में। मतलब अगर हम देखते हैं जो SSC CHSL एग्जाम है उसमें बहुत सारी शिफ्ट्स में महाजनपदास की कैपिटल्स पूछी गई हैं। नेक्स्ट है कुरु। कुरु की कैपिटल है इंद्रप्रस्थ। पांचाल। पांचाल की कैपिटल है अहिछत्रा। कंबोज। कंबोज की कैपिटल है पूंछ। फिर हम देखते हैं असमक। केवल महाजनपदा जो हमारे विंध्यास के दक्षिण में है। विंध्यास के दक्षिण में एक लोता महाजनपदा है वो है असमक। इसकी कैपिटल है कोटाली। लास्ट जो महाजनपदा है वो है सूरसेन। सूरसेन की कैपिटल है मथुरा। तो ये जो 16 महाजनपदा है इनकी कैपिटल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि हम महाजनपदास को मैप पे देखेंगे। देखिए हम यहां से शुरू करते हैं गांधार। ये है गांधार। गांधार की कैपिटल है तक्षशिला। ठीक है, फिर हमें ये कुरु देखने को मिलता है। कुरु हमें कहाँ देखने को मिलता है? हरियाणा और यूपी के आसपास। ठीक है, इसकी कैपिटल हमने देखी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को ही हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता है। ये रही इंद्रप्रस्थ। फिर हमने देखा विराट या बैराट। मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल क्या है? विराटनगर। फिर हम देखते हैं सूरसेन। सूरसेन की कैपिटल क्या है? मथुरा। ये है पांचाल। पांचाल की कैपिटल क्या है? अहिछत्रा। ये है कौशल। कौशल की कैपिटल क्या है? श्रावस्ती।
वत्स, वत्स की कैपिटल कौशाम्बी, ये है चेदी, ये है हमारा काशी, ये है अंग, अंग की कैपिटल चंपा, ये है मगध, मगध की कैपिटल है राजगृही। फिर हम देखते हैं, ये देखिए अवंती, अवंती की कैपिटल है उज्जैनी। उसके बाद हम देखते हैं अस्मक, ये इसका नाम इन्होंने लिखा है पोटान्यापुरा, इस पोटान्यापुरा को ही पोटाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये है महाजनपदास विद देयर कैपिटल्स। तो अब हम देखते हैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदा है वो है मगध। देखिए सबसे पहले तो आपको ना मगध की लोकेशन याद होनी चाहिए। मगध हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, देखिए ये है हमारी सन नदी, ये है हमारी सन नदी, और ये यहां से जा रही है गंगा रिवर, ये है सोन रिवर और ये है गंगा रिवर। तो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि सोन रिवर और गंगा रिवर के बीच में कौन सा महाजनपदा एग्जिस्ट करता था, तो उसका नाम है मगध। ठीक है, दूसरा मगध के बारे में क्या पूछा गया है कि ये कौन से स्टेट में लाई करेगा, तो ये हम कह सकते हैं ईस्टर्न यूपी में। तो महाजनपदास की कैपिटल इंपॉर्टेंट है, साथ में हमें महाजनपदास की लोकेशन भी थोड़ी सी यह याद होनी चाहिए कि वह कौन से एरिया में पड़ता था इंडिया के। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मगध जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद है। क्यों? क्योंकि अगर इन 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा किसी का उदय हुआ है या सबसे ज्यादा अगर किसी का विकास हुआ है वो है मगध। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें है कि किंगडम ऑफ मगध emerged as the most powerful among the 16 महाजनपदास and succeeded in founding an empire, first empire in India। मतलब 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपदा था वो कौन सा था? मगध। और उसी ने पहला साम्राज्य बनाया भारत में। पहला साम्राज्य किसने बनाया? मगध ने। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो मगध था उसके पीछे के कारण क्या थे कि मतलब वो इतना ज्यादा सफल हुआ, इतना एक एम्पायर बनाने में, एक साम्राज्य बनाने में, तो उसके पीछे कुछ रीजंस रहे होंगे। क्योंकि जनपदा तो बहुत सारे हैं, तो वो क्यों नहीं शक्तिशाली हुए, उन्होंने क्यों नहीं एक साम्राज्य बनाया? तो इसके रीजंस हम देखते हैं। तो देखिए इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा फेवरेबल थी। कैसे फेवरेबल थी? मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया है, मैंने अभी अभी जस्ट आपको लास्ट स्लाइड में बताया है कि जो मगध है, ये देखिए ये मगध है, ये सोन रिवर और ये गंगा रिवर, इसके बीच में पड़ता है ये एरिया। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं जो इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत फेवरेबल है। कैसे? क्योंकि अगर ये दो रिवर्स के बीच में है, बिटवीन टू फर्टाइल रिवर्स है, तो यहाँ की जो लैंड है ना वो बहुत ही फर्टाइल है, मतलब जो धरती है वो बहुत उपजाऊ है। अगर धरती उपजाऊ है तो क्या होगा? जो यहाँ पे एग्रीकल्चर है वो अच्छे से होगा। अगर एग्रीकल्चर अच्छे से होगा तो जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो अच्छी होगी, और अगर अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो जो रूलर्स हैं, जो राजा हैं, वो अपने राज्य में अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो भी फैसिलिटीज हैं वो सब अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे, तो इसीलिए ये शक्तिशाली बन पाया। दूसरा रीजन क्या था? पहला तो हो गया कि जो यहाँ की धरती है वो उपजाऊ है। उपजाऊ धरती है यहाँ की। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें आयरन माइंस देखने को मिलती है झारखंड में। क्यों? क्योंकि ये हमें देखने को कहाँ मिल रहा है? यूपी, बिहार और ये झारखंड वाला, इसके हमें ऐसे दिख रहा है वो। तो अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे हमें आयरन माइंस देखने को मिलती हैं, लोहे की खानें देखने को मिलती हैं। अगर लोहे की खानें हैं तो उससे क्या होगा? जो भी वेपन्स होते हैं या जो भी स्टेट के लिए हमें नीड है वो सब आयरन से वो बना पाएंगे, तो इससे क्या होगा? वो लोग पावरफुल बनेंगे। और ये क्वेश्चन 2023 सीजीएल, मतलब लास्ट ईयर जो सीजीएल का प्री हुआ था उसमें ये पूछा गया है कि जो मगध एम्पायर था
वो अपने लिए आयरन कहाँ से लेता था, या जो उसकी फेवरेबल कंडीशन थी वो क्या थी। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो आयरन माइंस थी झारखंड में, उसने उसको बहुत हेल्प किया था पावरफुल बनने में। तीसरा हम देखते हैं नेचुरल डिफेंस। देखिए नेचुरल डिफेंस का मतलब क्या होता है। नेचुरल डिफेंस का मतलब है कि ये मगध है। अब हम अगर इस वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे हमें हिमालयास देखने को मिलेंगे। हिमालयास इनको नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमें रिवर्स मिल रही है, गंगा है, गंगा तो बहुत बड़ी नदी है। अब ये लोग इसको नेचुरल डिफेंस का मतलब क्या है कि प्राकृतिक सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन हिमालयास को क्रॉस करके आना नॉर्थ साइड से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे इसके पानी है, तीन साइड से इसके पानी है, इधर से इसके माइंस हो जाती है। तो इसीलिए नेचर ने इसको डिफेंस प्रोवाइड किया है। इसकी वजह से जो इसके ऊपर अटैक्स थे वो बहुत कम हुए थे। और जो महाजनपदाज है उनमें हम देखते हैं कि उनको नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड नहीं है। अब नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड नहीं है तो उनके ऊपर आक्रमण भी होंगे, इन्वेजन होंगे तो उनको डिस्ट्रॉय करना इजी होगा। लेकिन मगध को नेचुरल डिफेंस मिला हुआ था। तो ये तीन रीजंस हैं। चौथा हम देखते हैं, ये हो गया ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से। ज्योग्राफिकल कंडीशन मतलब कि वो कहां पे लोकेट करता था। जो मगध है अपनी लोकेशन, अपने क्षेत्र की वजह से पावरफुल बन पाया। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि जो शक्तिशाली राजा थे उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। देखिए शक्तिशाली राजा जैसे हम देखते हैं बिंबिसार, अजात शत्रु, इन्होंने क्या किया था, जो भी छोटे छोटे महाजनपद थे इनको हरा के अपने अंदर मिला लिया। तो ये जो रूलर्स थे इनकी वजह से भी जो मगध था वो पावरफुल बना, क्योंकि अगर इनके अंदर एम्बिशन नहीं होता अपने महाजनपद को एक बड़े साम्राज्य में बनाने का तो ये लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो मगध था वो एक साम्राज्य में बदल पाया। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं हरियनका डायनेस्टी। मगध में कौन सी डायनेस्टी आई, हरियनका डायनेस्टी। तो हरियनका डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है, 544 बीसी से 412 बीसी। 544 बीसी से 412 बीसी ये है हरियनका डायनेस्टी, मतलब मगध में आई है। अब इसके फाउंडर या एस्टेब्लिश किसने किया, वो थे बिंबिसार। बिंबिसार जो थे वो इसके फाउंडर थे। इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार का टाइम पीरियड क्या है, 544 बीसी से 492 बीसी। ये किसका टाइम पीरियड है, बिंबिसार का। बिंबिसार जो थे वो बुद्धा के कंटेम्पररी थे। कंटेम्पररी क्या होता है, समकालीन, मतलब बुद्धा के टाइम पीरियड में ही थे बिंबिसार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बिंबिसार थे इन्होंने कौशल की प्रिंसेस, मतलब कौशल की राजकुमारी से शादी की। कौशल देवी जो बेटी थी कौशल किंग प्रसन्नजीत की। ठीक है, और इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की। इन्होंने मद्रा की राजकुमारी से शादी की जिसका नाम था खेमा, एंड दैट हेल्प हिम इन टेरिटोरियल एक्सपेंशन। मतलब ये लोग, अब हमें यहां से ये पता चल रहा है कि ये लोग शादी को यूज कर रहे हैं अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। और ये हमें सिर्फ मगध में नहीं, आगे आने वाले हम जितने भी साम्राज्य देखेंगे या जितनी भी हम सल्तनत वगैरह देखेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि शादी को यूज किया जा रहा है अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए। तो सिमिलरली बिंबिसार ने किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं ही गेन्ड अ पार्ट ऑफ काशी एज डाउरी फ्रॉम प्रसन्नजीत। मतलब उन्हें काशी का कुछ हिस्सा मिला प्रसन्नजीत से दहेज के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने, मतलब एक रॉयल फिजिशियन थे इनके कोर्ट में, जीवक। जीवक, जीवक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। जो जीवक है वो किन के कोर्ट में था, वो था बिंबिसार के कोर्ट में। तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा था उज्जैन, किस लिए, क्योंकि जो अवंती का राजा था प्रदोत्त, उनको जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस मतलब पीलिया। जो अवंती का राजा था प्रदोत्त, उनको पीलिया हो गया था, इसीलिए इन्होंने अपने फिजिशियन जीवक को उज्जैन भेजा था। तो ये थी कुछ पॉइंट्स बिंबिसार के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो बिंबिसार है उनके उत्तराधिकारी या उनके सक्सेसर्स कौन कौन थे।
बिंबिसार का जो सबसे पहला सक्सेसर है वो है अजात शत्रु। अजात शत्रु का टाइम पीरियड क्या है, 492 टू 460 बीसी, मतलब 492 से लेके 460 बीसी तक। अजात शत्रु ने क्या किया, अपने फादर को मारा और गद्दी को हथिया लिया। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की और उसके बाद गद्दी को अपना लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अजात शत्रु ने क्या किया, जो इनके मैटरनल अंकल थे प्रसंजेत, मतलब जो इनके मामा थे प्रसंजेत, उन पे इन्होंने अटैक किया और पूरी की पूरी काशी को इन्होंने कैप्चर कर लिया, मतलब अपने अंडर ले लिया। जबकि प्रसंजेत ने क्या किया था, काशी का कुछ हिस्सा दिया था मगध को। ठीक है, लेकिन अजात शत्रु ने क्या किया, पूरा का पूरा काशी अपने अंडर ले लिया। और हम देखते हैं कि इन्होंने बज्जी कन्फेडरेशन, मतलब बज्जी महाजनपदा को भी इन्होंने हरा दिया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था कि बिंबिसार का सक्सेसर कौन है, अजात शत्रु, यह 2020 सीजीएल में पूछा गया है। हम देखते हैं कि जो अजात शत्रु था उसने राजगृह का किला बनवाया, फोर्ट ऑफ राजगृह किसने बनवाया, अजात शत्रु ने। और इन्होंने एक जल दुर्ग भी बनवाया, ठीक है, कोल्ड पटाली। जल दुर्ग का नाम क्या है, पताली। किसके रिवर पे, गंगा नदी के किनारे पे बना हुआ है। ठीक है, अब अजात शत्रु के बाद हम किसको देखते हैं, उदयन। बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन। उदयन का टाइम पीरियड है 460 से लेके 440 बीसी तक। इसने क्या किया था, उदयन ने क्या किया था, उदयन ने पाटलिपुत्र की फाउंडेशन की थी। मतलब जो पाटलिपुत्र का शहर है उसकी स्थापना किसने की, उदयन ने। और ये जो पाटलिपुत्र है ये कहाँ पे है, ये सन और गंगा नदी के, जहां पे वो दोनों नदियां मिलती हैं, वहां पे ये पाटलिपुत्र का शहर बसाया था किसने, उदयन ने। और फिर उसके बाद इसने अपनी कैपिटल राजगृह से शिफ्ट की पाटलिपुत्रा में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हरियनका डायनेस्टी में किसने अपनी कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी, तो उसका आंसर क्या होगा, उदयन। उसके बाद उदयन के बाद कुछ रूलर्स आए, जैसे अनिरुद्ध आया, मुंडा आया, नागदशक आया। लेकिन ये लोग क्या थे, ये बहुत ही वीक थे। ठीक है, अब वीक थे तो ये लोग अपने जो इनकी डायनेस्टी थी या जो इनका छोटा सा साम्राज्य था उसको नहीं संभाल पाए। तो अगर नहीं संभाल पाएंगे तो जो कोई और पावरफुल रूलर होगा वो आएगा, और इन्होंने इसको हटा दिया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं शिशुनाग। तो देखिए शिशुनाग डायनेस्टी, 412 बीसी से लेके 344 बीसी, मतलब 412 बीसी से लेके 344 बीसी तक। अब देखिए मैंने आपको बताया वो छोटे छोटे रूलर्स आए जो बहुत ही कमजोर थे, वीक थे। तो जो सबसे लास्ट रूलर था नागदशक। अब हम ये, अगर आपसे कोई ये पूछे हरियनका डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, वो था नागदशक। नागदशक जो था वो बहुत ही अनवर्दी रूलर था, मतलब वो उस गद्दी को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था, वो उसका मतलब उसके लायक वो था ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग थे ना वो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक मंत्री था शिशुनाग नाम से, उसको उन्होंने अपना राजा बना दिया। नागदशक का एक मंत्री था शिशुनाग नाम का, तो लोगों ने क्या किया, वो उस राजा को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने उस मंत्री को अपना राजा घोषित कर दिया। तो जो शिशुनाग था इसी के नाम पे इस डायनेस्टी का नाम पड़ा शिशुनाग डायनेस्टी। तो देखिए अब शिशुनाग ने क्या किया, इसने अवंती की प्रदोत्तर डायनेस्टी को खत्म कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि जो अजात शत्रु था उसने काशी को खत्म किया और उसको क्या, और जो ये शिशुनाग है इसने प्रदोत्तर डायनेस्टी को खत्म किया। ठीक है, अब हम देखते हैं जो शिशुनाग है, शिशुनाग का सक्सेसर कौन था, उत्तराधिकारी कौन था, वो था काला अशोक। काला अशोक जिसको काका वर्णा के नाम से भी जाना जाता है। अब काला अशोक हिस्ट्री में फेमस है। काला अशोक इतिहास में फेमस क्यों है, क्योंकि जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, वो किसने की थी, उसके
उसको ऑर्गेनाइज किया था काला अशोक ने। इसीलिए इतिहास में जो काला अशोक है, काला अशोक कौन सी डायनेस्टी का है? शिशुनाग डायनेस्टी का। तो ये आपको याद रखना है कि काला अशोक के टाइम पीरियड में ही सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी। तो जो नेक्स्ट है वो है नंदा डायनेस्टी। 344 ईसा पूर्व से लेके 323 ईसा पूर्व, नंदा डायनेस्टी। देखिए, शिशुनाग डायनेस्टी was overthrown by Mahapadam, who established a new line of kings called Nandas। जो शिशुनाग डायनेस्टी थी उसको हटाया किसने? उसका अंत किसने किया? उसका अंत किया महापदम ने। महापदम ने एक नई डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, उसका नाम क्या था? नंदा डायनेस्टी। ठीक है, महापदम को और क्या बोला जाता है? महापदम को बोला जाता है सर्वशत्रांतक। आपको ये नाम याद रखना है, सर्वशत्रांतक। सर्वशत्रांतक का मतलब क्या है? अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियाज। मतलब जितने भी क्षत्रियाज थे उसको इन्होंने खत्म कर दिया था, या हम कह सकते हैं कि जड़ से मिटा दिया था। ये जो नंदा डायनेस्टी थी वो इतनी पावरफुल एस्टेब्लिश कर दी थी। एक नाम हो गया सर्वशत्रांतक, दूसरा नाम है उग्रसेन। उग्रसेन क्या होता है? बहुत बड़ी आर्मी का मालिक होना। ठीक है, बहुत बड़ी सैनिक व्यवस्था होना इनके पास। अब जो महापदम के ये टाइटल्स हैं, इसी से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो रूलर था ये कितना पावरफुल होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ही वाज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब अगर किसी ने सबसे बड़ा जो साम्राज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी ने एस्टेब्लिश किया तो वो था महापदम। ठीक है, तो उसके जो उत्तराधिकारी थे वो 8 इसके बेटे थे। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट था वो था धनानंद। धनानंद वाज द लास्ट वन। तो अगर ये क्वेश्चन आए, ये 2020 सीजीएल में पूछा गया है कि महापदम के बाद जो नंदा डायनेस्टी है उसका सबसे पावरफुल रूलर, उसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था, तो उसका नाम है धनानंद। जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जिसको हम जानते हैं, उसने 326 बीसी में धनानंद के टाइम पीरियड पे ही भारत पे आक्रमण किया था। और जो धनानंद है उनकी सैनिक व्यवस्था इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि जो अलेक्जेंडर है ना वो भारत के अंदर उसने एंट्री की और उसने ये देखा कि इतनी शक्तिशाली सैनिक है कि वो वहीं से वापस चला गया था। इसी से हमें ये पता चलता है कि जो नंदा डायनेस्टी थी वो कितनी पावरफुल थी। अब हम देखते हैं जो नंदा डायनेस्टी है उसको किसने एंड किया या उसको किसने हटाया? उसको हटाया चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसने भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य जिसको हम मौर्यन एम्पायर मतलब मौर्य साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना की किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की 323 ईसा पूर्व में धनानंद को हरा के। तो देखिए अब हम देखते हैं कि अब इस टाइम पे कुछ बाहरी आक्रमण हो रहे थे भारत के ऊपर, कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे। अब फॉरेन इन्वेजन्स जो थे उस टाइम पे वो दो एम्पायर्स कह सकते हैं, जो दो एरिया कह सकते हैं। वो है ईरानियन इन्वेजन्स, दूसरा है मैकेडोनियन इन्वेजन्स। तो देखिए पहले कौन से हुए? ईरानियन इन्वेजन्स हुए, उसके बाद कौन से हुए? मैकेडोनियन इन्वेजन हुए। तो ईरानियन इन्वेजन थे वो किसने किए? जो पर्शिया के अचमेनियन रूलर्स थे उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया। जैसे कि हमें नाम सुनने को मिलता है डेरियस वन। डेरियस वन जो था उसने भारत के उत्तर पश्चिमी तरफ से एंट्री की इंडिया में 518 ईसा पूर्व में। डेरियस वन जो एक अचमेनियन राजा था पर्शिया का, उसने भारत के उत्तर पश्चिमी तरफ से भारत में एंट्री की 518 ईसा पूर्व में। और ये जो ईरानियन थे यही लोग भारत के अंदर खरोष्ठी स्क्रिप्ट लेके आए थे। और अब इनके बाद क्या होगा? अगर भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है
तो यहाँ से जो लोग हैं वो जो भारत की जानकारी है या जो भी यहाँ की वेल्थ की जानकारी है वो सारी की सारी बाहर अपने देश में लेके जाएंगे। तो जो व्यापार था वो इन इन्वेजन्स के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, व्यापार बढ़ गया था काफी ज्यादा। अब हम देखते हैं मैकेडोनियन इन्वेजन। तो देखिए मैकेडोनियन इन्वेजन में हमें सबसे जो खतरनाक कह सकते हैं या जो सबसे डिस्ट्रॉयफुल जो इन्वेजन कह सकते हैं वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन। वो कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। और इसने क्या किया था? सबसे पहले तो ये जो पर्शियन एम्पायर था, जो ये था हमारा पर्शिया में एम्पायर, पहले तो इसने इसी पर्शियन एम्पायर को खत्म किया था। उसके बाद इस पर्शियन एम्पायर को अक्वायर किया और उसके बाद इसने भारत पे आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। और उस टाइम पे ये सिर्फ 20 साल का था। तो हम ये देखते हैं कि जब इसने नॉर्थ वेस्ट से मतलब उत्तर पश्चिमी से भारत पे आक्रमण करना शुरू किया, तो जो तक्षशिला का राजा था या जो अभिसारा का राजा था, तक्षशिला में कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर की तरफ मिलता है। उन्होंने इसको अपने आप को सौंप दिया, मतलब उन्होंने इसकी हम कह सकते हैं कि जो इसकी सत्ता थी या जो इसका रूल था उसके इन्होंने अपने आप को कि उसके अंडर कर दिया। लेकिन जो पोरस था, पोरस ने मना कर दिया था ऐसा करने को। इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था वो पोरस से काफी ज्यादा इंप्रेस भी हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बैटल ऑफ वितात्सा, जिसको हम झेलम के नाम से जानते हैं, या हेडेप्सिस, ये भी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ वितात्सा या झेलम ये इन दोनों के बीच में हुई थी। और फिर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था वो केवल 3 साल बाद मतलब 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था कुछ बाहरी आक्रमण जो उत्तर वैदिक काल में भारत पे होते थे। तो देखिए अब आज की क्लास में हमने क्या क्या किया? आज की क्लास में हमने देखा कि जो हमारे 16 महाजनपदास थे उनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं, उनकी लोकेशंस क्या क्या हैं। फिर उन 16 महाजनपदाओं में से क्या हुआ, एक मगध नाम का महाजनपद था जिसने एक छोटे से साम्राज्य का स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि छोटी छोटी डायनेस्टीज आई उस मगध में ही, क्योंकि वो मगध जो था उसी ने ऑल जितने भी एरियाज थे, जितने भी क्षेत्र थे, उसको अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। तो हमने पहले हरियनका डायनेस्टी देखी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी देखी, फिर नंदा डायनेस्टी देखी। अब हम नंदा डायनेस्टी का, मैंने आपको बताया नंदा डायनेस्टी को खत्म किसने किया? मौर्य ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की भारत के अंदर, ठीक है। तो लेकिन हम मौर्य साम्राज्य को डिटेल में पढ़ने से पहले हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? पहले हम बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो इतिहास के बहुत ही जरूरी टॉपिक्स हैं, उनको हम पहले कल डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद हम डिटेल में मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।